जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार द लॉजिकल साइंस में। मैं हूं आलोक सिंह आतिश और आज के इस वीडियो सेशन में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं ऑक्सीडेशन और रिडक्शन से संबंधित महत्वपूर्ण अपडेटेड एमसीक्यू की। जी हां दोस्तों, जैसा कि आप सबों को मालूम है कि ये टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण है और आपके रिसेंटली रेलवे एग्जाम 2022 जो ग्रुप डी के हुए हैं उसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन से संबंधित कुछ नए सवाल भी पूछे गए हैं, जिसको मेरे मित्र एग्जाम से पहले एक बार डिस्कस कर लेना बहुत ही जरूरी है। साथ ही मेरे मित्र आपकी जानकारी के लिए बताना चाहूंगा कि आज के इस सेशन का जो भी क्वेश्चन है उसका सॉल्यूशन सहित पीडीएफ आपको कहां मिलेगा, यह हमारे टेलीग्राम ग्रुप से मिल जाएगा, जिसका लिंक इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आप वहां से जाकर के पीडीएफ को एक्सेस कर सकते हैं। बहरहाल आइए अपने सेशन की शुरुआत करते हैं और देखते हैं एग्जाम रेलेवेंट क्या कुछ सीख पाते हैं। मेरे मित्र आप सभी का जो पहला क्वेश्चन है आज के इस सेशन का क्वेश्चन नंबर 1, आपसे क्या पूछा जा रहा है कि किसी रासायनिक प्रक्रिया के दौरान एक पदार्थ में हाइड्रोजन की वृद्धि क्या कहलाती है। ऑप्शन है ऑक्सीकरण, फिर है अपघटन, फिर है अपचयन, फिर है आपका जंग लगना। क्या होगा इसका आंसर? मेरे मित्र आप में से कई छात्र बस इसको लेकर के परेशान हो जाते हैं कि गुरुजी जो हमारा टॉपिक है वो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन का है और ये जो है अमूमन हम लोगों के समझ से परे होता है। लेकिन मेरे मित्र परेशान होने की जरूरत नहीं है, इस सेशन के बाद से आपको ऑक्सीडेशन और रिडक्शन में कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पे जो सवाल करा गया है कि किसी रासायनिक प्रक्रिया के दौरान एक पदार्थ में हाइड्रोजन की वृद्धि क्या कहलाती है, तो आप सभी को यह समझना होगा कि जब भी हम लोग रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार की बात करते हैं, केमिकल रिएक्शन के टाइप की बात करते हैं, तो उसमें हम लोग एक प्रकार रेडॉक्स रिएक्शन के बारे में भी पढ़ते हैं। किसके बारे में पढ़ते हैं? आप सभी ध्यान में रखेंगे, रेडॉक्स रिएक्शन के बारे में भी पढ़ते हैं। और मेरे मित्र जब हम लोग रेडॉक्स रिएक्शन की चर्चा कहते हैं तो आप क्या कहते हैं कि गुरुजी वैसा केमिकल रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन की प्रक्रिया साथ साथ होती है क्या कहलाता है? रेडॉक्स रिएक्शन कहलाता है। यानी कि अगर हम लोग इसके बारे में लिखें तो क्या कह सकते हैं? हम सभी कह सकते हैं कि वैसा रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडेशन एवं रिडक्शन साथ साथ हो क्या कहलाएगा? आप कहेंगे सर रेडॉक्स रिएक्शन कहलाएगा। अब सवाल यहां पे ये है कि गुरुजी हम कब समझेंगे कि ऑक्सीडेशन हो रहा है और कब समझेंगे कि रिडक्शन हो रहा है? तो मेरे मित्र आप सभी ये ध्यान में रखेंगे कि ऑक्सीडेशन की प्रक्रिया अगर हो रही होगी, जिसको हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं? ऑक्सीकरण भी कहते हैं। क्या कहते हैं? ऑक्सीकरण भी कहते हैं। तो वहां पे क्या होगा? आप सभी पाएंगे कि ऑक्सीजन किसी कंपाउंड में ऐड हो रहा है या फिर मेरे मित्र हाइड्रोजन क्या हो रहा है? निकल रहा है। यानी कि वैसा रासायनिक अभिक्रिया जिसमें किसी यौगिक में ऑक्सीजन क्या हो? या तो जुट रहा हो या फिर हाइड्रोजन क्या हो सर? उस यौगिक से निकल रहा हो, तो वहां पे क्या होगा? आप सभी कहेंगे सर ऑक्सीडेशन होगा। अब ध्यान दीजिएगा कि ऑक्सीडेशन के प्रोसेस में क्या होगा? आप कहेंगे ऑक्सीजन जुटेगा और हाइड्रोजन हटेगा, तो जाहिर सी बात है मेरे मित्र क्या कहिएगा? आप कहेंगे कि सर ऑक्सीजन जुटेगा तो ऑक्सीकरण के केस में ऑक्सीजन की संख्या में क्या होगी? आप कहेंगे वृद्धि होगी। और हाइड्रोजन हटेगा तो आप कहेंगे हाइड्रोजन की संख्या में कमी होगी। नाउ द पॉइंट इज दैट सर रिडक्शन में कैसे होगा? तो मेरे मित्र आप सभी ये ध्यान में रखेंगे कि रिडक्शन को हम लोग क्या कहते हैं? अबकरण। क्या कहते हैं? अबकरण। अच्छा, इसको शुद्ध हिंदी में हम लोग एक और नाम से जानते हैं, इसको क्या कहते हैं सर? उपचयन। क्या कहते हैं? उपचयन। और इसको क्या कहते हैं हम लोग? अपचयन। उपचयन और अपचयन भी कहते हैं। तो रिडक्शन के केस में क्या होगा? तो सर जस्ट इसका उल्टा। क्या होगा इसका उल्टा? तो यहां पे आप देख पा रहे हैं कि ऑक्सीजन जुट रहा है और हाइड्रोजन निकल रहा है। तो रिडक्शन के केस में क्या होगा कि हाइड्रोजन जुटेगा और सर ऑक्सीजन निकलेगा। यानी कि वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें किसी कंपाउंड में हाइड्रोजन जुट रहा हो या फिर उससे ऑक्सीजन बाहर निकल रहा हो, क्या कहलाएगा? आप कहेंगे सर रिडक्शन कहलाएगा। अब मेरे मित्र क्या देख रहे हैं कि हाइड्रोजन जुट रहा है और ऑक्सीजन हट रहा है। दैट्स वाई हम सभी क्या कहेंगे? आप कहेंगे कि सर हम सभी कहेंगे कि रिडक्शन के केस में हाइड्रोजन की संख्या में वृद्धि होगी, हाइड्रोजन की संख्या में
हाइड्रोजन की संख्या में वृद्धि होगी और ऑक्सीजन की संख्या में क्या होगी, आप सभी कहेंगे ऑक्सीजन की संख्या में कमी होगी। तो मेरे मित्र, आपसे जो सवाल पूछा जा रहा है कि किसी रासायनिक प्रक्रिया के दौरान एक पदार्थ में हाइड्रोजन की वृद्धि क्या कहलाती है, अब आप बता दो कि क्या कहलाती है। आप सभी कहेंगे कि सर हाइड्रोजन की वृद्धि हो रही है, मतलब जाहिर सी बात है कि इसको हम लोग अपचयन कहेंगे। और यहां पे कहता है कि हाइड्रोजन की कमी क्या कहलाती है, तो आप कहते हैं ऑक्सीकरण कहेंगे। मेरे मित्र ध्यान में रखेंगे कि जंग लगना भी क्या है, रेडॉक्स रिएक्शन का एग्जाम्पल है। और अपघटन तो आप सभी कहते हैं कि गुरुजी अगर हम लोग बात करते हैं कैल्शियम कार्बोनेट के डिकम्पोजिशन की, CaCO3 की, तो अगर कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म किया जाए तो ये कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में टूट जाएगा और ऐसी रासायनिक अभिक्रिया अपघटन अभिक्रिया कहलाती है। ध्यान में रखिएगा कि अपघटन में कोई बड़ा सा यौगिक क्या होता है सर, छोटे छोटे यौगिक में टूट जाता है और कैल्शियम कार्बोनेट दो छोटे छोटे यौगिक कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में टूट गया है। तो मेरे मित्र इस तरह के जो सवाल आएंगे मेरे ख्याल से आप उसको सॉल्व कर लेंगे। अगला सवाल आप देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 2 आपसे पूछा जा रहा है कि दी गई अभिक्रिया में ऑक्सीकृत होने वाले पदार्थ का चयन कीजिए। ध्यान से समझिएगा, आपके लिए रामबाण यही दो आपका लाइन है सर। ऑक्सीडेशन में ऑक्सीजन जुटेगा, हाइड्रोजन हटेगा, रिडक्शन में हाइड्रोजन जुटेगा और ऑक्सीजन हटेगा। तो भाई मेरे जो सवाल करा जा रहा है कि दी गई अभिक्रिया में ऑक्सीकृत होने वाले पदार्थ का चयन कीजिए और अभिक्रिया यहां पे आपका हो रहा है कि लोहा और ऑक्सीजन जब एक दूसरे के साथ अभिक्रिया कर रहा है तो लोहा का ऑक्साइड बना रहा है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं कि सर फेरस और ऑक्सीजन रिएक्ट करके फेरिक ऑक्साइड बना रहा है। क्या देख रहे हैं कि सर लोहा के साथ ऑक्सीजन जुट रहा है तब जाकर के Fe2O3 बन रहा है। तो ऑक्सीजन किस में जुट रहा है सर, लोहा में जुट रहा है। तो लोहा का क्या हुआ, आप कहेंगे ऑक्सीकरण हुआ। तो आपसे जो सवाल करा जा रहा है कि दी गई अभिक्रिया में ऑक्सीकृत होने वाले पदार्थ का चयन कीजिए, आप सभी कहेंगे कि सर ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है Fe और Fe2O2, ये तो होगा नहीं। बी में दिया हुआ है हमारा Fe, बिल्कुल सही आंसर हमारा क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला सवाल देख लीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 3 आपसे पूछा जा रहा है कि कॉपर सल्फेट और मैग्नीशियम अभिक्रिया करके मैग्नीशियम सल्फेट और कॉपर बनाता है। उपरोक्त अभिक्रिया में मैग्नीशियम डैश है। ऑप्शन है आपका अपचायक कर्मक, फिर है विलायक कर्मक, फिर है उत्प्रेरक, फिर है आपका ऑक्सीकारक कर्मक। क्या होगा इसका आंसर? आपसे सवाल करा जा रहा है कि कॉपर सल्फेट और मैग्नीशियम जब अभिक्रिया कर रहा है तब ये मैग्नीशियम सल्फेट बना ले रहा है और साथ ही साथ कॉपर अलग हो जा रहा है। तो आपसे यह कहा जा रहा है कि इस अभिक्रिया में मैग्नीशियम किस तरह कार्य कर रहा है, रिड्यूसिंग एजेंट के रूप में, सॉल्वेंट के रूप में, कैटालिस्ट के रूप में, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के रूप में। क्या होगा इसका आंसर? आप कहेंगे गुरुजी ये कैसे बनेगा? मेरे मित्र ऐसे सवाल आसानी से बन जाएंगे। आप सभी बस हमेशा एक चीज ध्यान में रखिएगा कि यहां पे जैसे ही सर रिड्यूसिंग एजेंट और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की बात आ रही है तो कहीं ना कहीं आपके मन में भी ये सवाल आएगा कि गुरुजी रिड्यूसिंग एजेंट किसको बोलेंगे और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट किसको बोलेंगे। तो आप सभी ये ध्यान में रखेंगे कि जब हम लोग रिड्यूसिंग एजेंट की बात करेंगे, किसकी बात करेंगे, रिड्यूसिंग एजेंट की बात करेंगे, तो बड़े ही सरल शब्दों में कहेंगे कि जो पदार्थ ऑक्सीकृत होगा, जो पदार्थ ऑक्सीकृत होगा वो किसका कार्य करेगा? आप ध्यान में रखेंगे रिड्यूसिंग एजेंट का कार्य करेगा। और मेरे मित्र ध्यान में रखेंगे कि जो पदार्थ अपकृत होगा यानी कि जो रिड्यूस होगा वो क्या कहलाएगा? आप कहेंगे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहलाएगा। क्लियर है क्या ये बात? हमेशा ध्यान में रखेंगे कि किसी भी केमिकल रिएक्शन में जिस पदार्थ का ऑक्सीडेशन होगा मतलब ऑक्सीकरण होगा, जिस पदार्थ का ऑक्सीडेशन बोले तो ऑक्सीकरण होगा सर, वो रिड्यूसिंग एजेंट की तरह कार्य कर रहा होगा। और जिस पदार्थ का क्या हो रहा होगा सर, अवकरण यानी कि सर रिड्यूसिंग हो रहा होगा सर, वो क्या कहलाएगा? आप कहेंगे सर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहलाएगा। मामला यहां तो नहीं फंसेगी सर, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन की बात यहां पे हो नहीं रही है जो हम लोग ऑक्सीडेशन रिडक्शन करेंगे। मामला कहां फंसेगा सर? लॉसेज ऑफ इलेक्ट्रॉन और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन पे फंसेगा।
आपको ऑक्सीडेशन और रिडक्शन किस में इलेक्ट्रॉन का लॉस होता है और गेन होता है, इसमें भारी दिक्कत है। तो चला बस एक ट्रिक याद रख लेना, एक ट्रिक याद रख लेना। क्या? पहला ट्रिक आप सभी याद रखेंगे, लियो। ऐसे तो है लियो द लायन सेज गर, लेकिन आपको उतना नहीं याद रखना है। लियो, लियो का मतलब क्या हुआ सर? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन आप सभी याद रखेंगे ऑक्सीडेशन। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होगा? ऑक्सीडेशन। और दूसरा याद रखेंगे गर, गर मतलब गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या कहिएगा सर? रिडक्शन। तो चला ऑक्सीडेशन में क्या होगा? आप कहेंगे ऑक्सीडेशन में इलेक्ट्रॉन का लॉस होगा, ऑक्सीडेशन में क्या होगा? इलेक्ट्रॉन का लॉस होगा। और रिडक्शन में क्या होगा? आप कहेंगे सर इलेक्ट्रॉन का गेन होगा। तो बस ये दो चीज याद रखना है, लियो और गर। क्या रखेंगे याद? लियो और गर। लियो मतलब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन किस में? ऑक्सीडेशन में। गर मतलब गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन किस में? रिडक्शन में। तो आप कहेंगे ऑक्सीडेशन और रिडक्शन इलेक्ट्रॉन के लॉस और गेन होने से कैसे होती है, ये भी हमारा क्लियर हो गया। अब यहां पे रिड्यूसिंग एजेंट और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी क्लियर हो गया। अब आपको यह भी ध्यान में रखना होगा क्या कि मेरे मित्र रिड्यूसिंग एजेंट के केस में, रिड्यूसिंग एजेंट के केस में क्या होगा? मतलब आप कह सकते हो कि जो ऑक्सीडेसिंग हो रहा होता है, यानी कि जब जो पदार्थ ऑक्सीकृत हो रहे होते हैं और जो रिड्यूसिंग एजेंट के रूप में कार्य करते हैं, वो क्या करते हैं? आपको यह ध्यान में रखना होगा कि सर वो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। क्या होता है? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी कि इलेक्ट्रॉन का त्याग किया जाता है। यानी कि जो पदार्थ आपका इलेक्ट्रॉन का लॉस कर रहा है वो क्या होगा? आप कहेंगे सर रिड्यूसिंग एजेंट। और मेरे मित्र ध्यान में रखेंगे कि जो पदार्थ आपका इलेक्ट्रॉन का गेन कर रहा है वो किसका कार्य करेगा? आप सभी ध्यान में रखेंगे सर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का कार्य करेगा। तो लियो और गर से आपको ऑक्सीडेशन और रिडक्शन याद रहेगा। और रिड्यूसिंग एजेंट और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट तो कहेंगे सर अभिक्रिया में जो पदार्थ ऑक्सीकृत होगा, जिसका ऑक्सीडेशन हो रहा होगा, वो रिड्यूसिंग एजेंट होगा। और अगर वो रिड्यूसिंग एजेंट है तो वो इलेक्ट्रॉन का लॉस कर रहा होगा। मेरे मित्र जो पदार्थ अभिक्रिया में अपकृत हो रहा होगा वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का कार्य करेगा। और आप कहेंगे सर अगर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो वो इलेक्ट्रॉन का क्या करेगा? आप कहेंगे गेन करेगा। अब आइए सर सवाल पे, क्या पूछा जा रहा है कि CuSO4 और Mg एक दूसरे के साथ अभिक्रिया करके MgSO4 और Cu बना रहा है। तो मेरे मित्र आप क्या कहेंगे? आप कहेंगे कि सर CuSO4 प्लस Mg, और यहां पे अभिक्रिया होकर के MgSO4 प्लस Cu हो रहा है। तो मेरे मित्र मैग्नीशियम पे कितना चार्ज होता है? आप कहेंगे Mg2 प्लस। क्या होता है सर? Mg2 प्लस। अब ये Mg कॉपर से सर मोर रिएक्टिव है, दैट्स व्हाई सर इस केमिकल कंपाउंड से ये मैग्नीशियम क्या करेगा? कॉपर को विस्थापित करेगा और सल्फेट को कहेगा कि तोरा 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए तो हम दे रहे हैं। और मेरे मित्र ये मैग्नीशियम 2 इलेक्ट्रॉन अपना लॉस करके क्या बना लेगा सर? MgSO4 यानी कि मैग्नीशियम सल्फेट बना लेगा। तो मेरे मित्र मैग्नीशियम यहां क्या कर रहा है? आप कहेंगे सर इलेक्ट्रॉन का लॉस कर रहा है। और जब इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा तो क्या होगा? आप कहेंगे सर रिड्यूसिंग एजेंट के रूप में कार्य करेगा। किसके रूप में कार्य करेगा? रिड्यूसिंग एजेंट के रूप में कार्य करेगा। और आप सभी क्या कहिएगा कि सर सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। यानी कि जो मैग्नीशियम है वो रिड्यूसिंग एजेंट है, बोले तो अपचायक कर्मक है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं सर? इसको हम लोग अपकारक भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अपकारक, यानी कि रिड्यूसिंग एजेंट भी बोलते हैं। और जब ये रिड्यूसिंग एजेंट है तो क्या कहिएगा? आप सभी कहेंगे सर इसका ऑक्सीकरण हो जा रहा है। और जाहिर सी बात है कि सल्फेट जब इसके साथ मिलेगा तो ऑक्सीजन इसको प्राप्त होगा। तो ये चीज आप सभी इस तरीके से याद रखेंगे। और मेरे ख्याल से अगर आप इस सवाल को समझ गए तो इससे संबंधित कोई भी सवाल होगा आप उसका जवाब आसानी से दे पाएंगे। आइए अगला सवाल देखिए। क्वेश्चन नंबर 4 आपसे पूछा जा रहा है कि दी गई अभिक्रिया में डैश अपचायक के रूप में कार्य करता है। क्या मेरे मित्र ये सवाल आपसे नहीं बनेगा? आप कहेंगे कि गुरुजी यहां पे अभिक्रिया Fe2O3 और कार्बन मोनोऑक्साइड के बीच हो रही है, और हम क्या देख रहे हैं कि सर लोहा अलग हो जा रहा है और हमारा अलग एक प्रोडक्ट के रूप में कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है। मेरे मित्र कह रहा है कि दी गई अभिक्रिया में डैश
अपचायक के रूप में कार्य कर रहा है। अपचायक मतलब क्या हुआ कि सर रिड्यूसिंग एजेंट के रूप में कौन काम कर रहा है, यहां पे आपको यह बताना है, रिड्यूसिंग एजेंट के रूप में कौन कार्य कर रहा है। तो मेरे मित्र अभी हमने आपको क्या बताया कि जिसका ऑक्सीकरण होगा क्या कहलाएगा, आप कहेंगे गुरुजी वो अपचायक कहलाएगा। तो ऑक्सीकरण किसका हो रहा है, तो सर फेरस ऑक्साइड के साथ जब कार्बन मोनोऑक्साइड अभिक्रिया कर रहा है तो लोहा अलग हो जा रहा है और कार्बन डाइऑक्साइड जुड़ जा रहा है। यहां पे कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ एक ही ऑक्सीजन था, एगो ऑक्सीजन लोहा से लेके झट से क्या बना लिया, कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन मोनोऑक्साइड का क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन। तो जाहिर सी बात है कि ये काम किसका करेगा, आप कहेंगे रिड्यूसिंग एजेंट का काम करेगा। तो सही आंसर क्या होगा, आप कहेंगे ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 आपसे पूछा जा रहा है कि दी गई अभिक्रिया में निम्न में से किसका अपचयन होगा। मेरे मित्र मैंने आपको बेहतर तरीके से बताया है और इस क्वेश्चन का आंसर आप सबों से होमवर्क के रूप में जानना चाहूंगा। सही आंसर क्या होगा नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा, आपके कमेंट का इंतजार रहेगा। अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 आपसे पूछा जा रहा है कि आभूषणों के धूमिल होने एक उदाहरण है ऑक्सीकरण अभिक्रिया का, एक्सोथर्मिक अभिक्रिया, उदासीनीकरण अभिक्रिया, फोटोलिटिक अपघटन अभिक्रिया। मेरे मित्र आप सभी देखते होंगे कि जो आपका चांदी है जब वो बहुत पुराना हो जाता है तो उसका सर जो रंग है वो धूसर हो जाता है, तांबे के साथ भी वही होता है। आप सबों को मालूम है कि अगर धातु ऐसे ही खुले वातावरण में रहे तो हमारे वायुमंडल में जो उपस्थित ऑक्सीजन है उसके साथ क्या होता है, सर धीरे धीरे अपना सर मतलब एक साथ बनाना शुरू कर देता है और इसी चक्कर में हम क्या कहते हैं कि सर अभिक्रिया हो जाती है। मतलब जब कोई भी धातु ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करेगा तो हम कहेंगे ऑक्सीडाइज हुई है, यानी कि ऑक्सीकरण हुआ है और ऑक्सीकरण की वजह से उसका रंग क्या होता है, सर जो ओरिजिनल होता है उससे खराब हो जाता है। तो यहां पे आभूषणों के धूमिल होने का मतलब ही यही हुआ कि आभूषण ऑक्सीजन के साथ क्या हो रहा है, ऑक्सीडाइज हो जा रहा है। तो हमारा सही आंसर क्या होगा, ऑक्सीकरण अभिक्रिया होगा। मन में आ रहा होगा कि गुरुजी ये एक्सोथर्मिक अभिक्रिया लिख दिया ही क्या होता है, तो चला एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक ना मालूम है आपको, उष्माशोषी और उष्माक्षेपी। उष्माशोषी को हम लोग क्या कहते हैं, इंडोथर्मिक। एक्सोथर्मिक मतलब उष्माक्षेपी, वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें उष्मा का क्या हो, निष्कासन हो। उदासीनीकरण तो आप सभी कहेंगे कि गुरुजी व्हेन द एसिड एंड बेस रिएक्ट टुगेदर, जब अम्ल और भस्म एक दूसरे के साथ अभिक्रिया करेगा तो जो हमारा अभिक्रिया होगा वो उदासीनीकरण अभिक्रिया होगा। और फोटोलाइटिकल डिकम्पोजिशन तो आप सभी कहेंगे सर सूर्य के प्रकाश के चलते सिल्वर क्लोराइड और ब्रोमाइड जो है वो सिल्वर क्लोरीन और सिल्वर ब्रोमीन में टूट जाता है और उसी को हम लोग फोटोलाइटिकल डिकम्पोजिशन कहते हैं। अगला सवाल देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 7 आपसे पूछा जा रहा है कि डैश की क्रिया द्वारा सल्फर से सल्फाइड आयन का निर्माण होता है। डिहाइड्रोजनीकरण, संयोजन, ऑक्सीकरण, अपचयन, क्या होगा इसका आंसर। आपसे सवाल करा जा रहा है कि किस क्रिया द्वारा सल्फर से सल्फाइड आयन का निर्माण होता है। मेरे मित्र आप सभी कहेंगे कि गुरुजी ऐसे सवाल तो हमने पढ़ा ही नहीं है। मेरे मित्र थोड़ा सा यहां पे आपको अपने कंसेप्ट का इस्तेमाल करना है कि सल्फर का जो सिंबल होगा वो S होगा और सल्फाइड का जो सिंबल होगा वो S2- होगा। तो आप ये बता दो हमें यहां पे सल्फर के द्वारा क्या करने पे सल्फाइड आयन का निर्माण हो रहा है। आप कहेंगे S2- है, मतलब आयन बन रहा है तो 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है। क्या कर रहा है सर, माइनस में मतलब गेन कर रहा है। तो यहां पे हम सीधे सीधे कहेंगे कि सल्फर क्या कर रहा है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन के वजह से, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करने की वजह से S2- आयन बना रहा है। अब मेरे मित्र आप सभी को मैंने क्या बताया है कि गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, आप कहेंगे रिडक्शन, क्या होगा, रिडक्शन। तो सवाल करा जा रहा है कि सल्फर से सल्फाइड आयन का निर्माण होता है। आप कहेंगे बी हाइड्रोजनीकरण तो नहीं होगा सर, संयोजन भी नहीं होगा, ऑक्सीकरण भी नहीं होगा, क्या होगा सर, सल्फर से सल्फाइड 2 इलेक्ट्रॉन के गेन करने से हो रहा है तो अपचयन होगा। सही आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। मेरे मित्र अगर हम लोग बात करें बी हाइड्रोजनीकरण की तो आप सभी याद रखेंगे यहां पे हाइड्रोजनेशन का मतलब हाइड्रोजन को जोड़ना होता है, डिहाइड्रोजनेशन मतलब हाइड्रोजन को अलग करना, और संयोजन
तो सर जब कोई दो रिएक्टेंट जुड़ करके एकल प्रतिफल का निर्माण करता है तब वैसी अभिक्रिया को हम लोग संयोजन अभिक्रिया के नाम से जानते हैं। और यहां पे अगर इलेक्ट्रॉन का लॉस होता तो हम कहते हैं सर ऑक्सीकरण हो रहा है। मेरे ख्याल से चीजों को समझ पाए होंगे। अगला सवाल देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 8 कि दी गई अभिक्रिया में किस पदार्थ का ऑक्सीकरण होता है। सर कॉपर ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके कॉपर ऑक्साइड बना रहा है। पूछा जा रहा है कि किसका ऑक्सीकरण हो रहा है। कॉपर के साथ ऑक्सीजन जुट रहा है चेला, मतलब साफ है कि कॉपर का क्या हो रहा है। आप कहेंगे सर ऑक्सीकरण हो रहा है, तो सीधा आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला सवाल देख लो, क्वेश्चन नंबर 9 आपसे पूछा जा रहा है कि जिंक से जिंक आयन का निर्माण किसके कारण होता है। जिंक से जिंक आयन का निर्माण किसके कारण होता है। ध्यान में रखेंगे कि जब हम लोग जिंक की बात करेंगे तो सिंबल Zn होगा, और जिंक आयन पूछा जा रहा है तो जिंक आयन का सिंबल Zn2+ होगा। मतलब क्या हुआ चला कि सर 2+ है, और कोई भी एटम जब इलेक्ट्रॉन को लॉस करती है तब वो पॉजिटिव आयन बनाती है। तो यहां पे लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है, लियो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीडेशन। आप सभी कहेंगे कि गुरुजी बिना कुछ देखे समझे हम लोग कहेंगे सही आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 10 आपसे पूछा जा रहा है कि H2CO यानी कि कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन द्वारा इनमें से किस तत्व के ऑक्साइड का अपचयन नहीं किया जा सकता है। मेरे मित्र मैंने आपको सर जब भी मेटल के एक्सट्रैक्शन की बात बताई है तो क्या बताया है कि कुछ ऐसे ऑक्साइड होते हैं जिसका हम लोग क्या करते हैं, अपचयन प्रक्रिया के द्वारा सर उसके शुद्धिकरण में मेटल एक्सट्रैक्शन में सर क्या किया जाता है, उपयोग किया जाता है। और मैंने आपको कई बार बताया है कि जब हम लोग हाइड्रोजन, कोबाल्ट और कार्बन द्वारा सर ऑक्साइड के अपचयन की बात करते हैं तो जो आपका सीसा है, लोहा है, कॉपर है, इन सभी का हो सकता है। जबकि मेरे मित्र अगर हम लोग कैल्शियम की बात करते हैं तो हम लोग कहते हैं सर कैल्शियम इन सभी धातु से मोर रिएक्टिव है, इसीलिए कैल्शियम के ऑक्साइड का अपचयन हम लोग हाइड्रोजन, कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन द्वारा नहीं कर सकते। अगला सवाल देख लीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 11 आपसे पूछा जा रहा है कि निम्न रासायनिक अभिक्रिया में कौन सी रासायनिक जाति ऑक्सीकृत हो रही है। कॉपर ऑक्साइड प्लस H2 कॉपर और H2O बना रहा है। मेरे मित्र क्या यहां पे ऑक्सीकृत हो रहा है, यानी कि कौन सा आप कह सकते हो पदार्थ जो है वो ऑक्सीडाइज हो रहा है। क्या कहिएगा कि सर कॉपर ऑक्साइड से ऑक्सीजन निकल रहा है, तब जाके ये हाइड्रोजन में जुट रहा है और फिर ये हमारा H2O बन रहा है। तो जाहिर सी बात है कि H2 में ऑक्सीजन जुट रहा है, बोले तो सर क्या होगा, यहां पे हाइड्रोजन का ऑक्सीकरण होगा। क्या होगा, हाइड्रोजन का ऑक्सीकरण होगा। अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 12 आपसे पूछा जा रहा है कि कौन सा रेडॉक्स अभिक्रिया का उदाहरण नहीं है। जहां पे भी ऑक्सीडेशन रिडक्शन हो रहा होगा, दैट्स ऑल आर द एग्जांपल ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन। अगर नहीं हो रहा है तो नहीं है। आप कहेंगे जिंक ऑक्साइड और कार्बन, आपने सर इसी में बताया है कि ये है MnO2 और HCl, सर ये भी है हमारा। सर Na+O2 ये भी है, लेकिन AgNO3, NaCl, AgCl और NaNO3 बना रहा है। और मैंने आपको कई बार बताया कि जब सिल्वर नाइट्रेट सोडियम क्लोराइड के साथ अभिक्रिया करता है तो सिल्वर क्लोराइड का अपक्षेप और सोडियम नाइट्रेट बनाता है, जो कि क्या है, आप कहेंगे सर ये तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का उदाहरण है। किसका उदाहरण है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का उदाहरण है। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का उदाहरण है। तो हमसे पूछा जा रहा है कि रेडॉक्स रिएक्शन नहीं है, हम कहेंगे सर केवल 4, तो सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। बाकी ये तीनों क्या होंगे, आप कहेंगे रेडॉक्स रिएक्शन। अगला सवाल देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 13 आपसे पूछा जा रहा है कि खाद्य पदार्थों में दुर्गंध आने का मुख्य कारण वसा और तेलों का क्या है सर, ऑक्सीकरण हो जाना, और इसी को हम लोग विकृत गंधिता कहते हैं। तो सही आंसर क्या होगा, आप कहेंगे सर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। मेरे मित्र आप सभी ये याद रखेंगे कि चिप्स के पैकेट में सर नाइट्रोजन डाली जाती है, क्यों, क्योंकि सर उसे ऑक्सीकरण से बचाना होता है। और ध्यान में रखेंगे गर्मी के दिनों में जब खाद्य पदार्थ को सर खुले में छोड़ दिया जाता है तो सर ऑक्सीजन जो बाह्य वायुमंडल में मौजूद ऑक्सीजन होता है उससे वो खाद्य पदार्थ में जो मौजूद वसा और तेल होते हैं अभिक्रिया करके क्या हो जाते हैं, ऑक्सीडाइज, जिस वजह से उसकी जो भोजन टेस्ट होती है सर बिगड़ जाती है, और इसी को हम लोग क्या कहते हैं, विकृत गंधिता कहते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 14 आपसे पूछा जा रहा है कि SnCl2 प्लस 2HgCl2 HgCl2 प्लस CnCl4 यानी कि SnCl2
और HgCl2 अभिक्रिया करके HgCl2 और SnCl4 बना रहा है, तो आपसे पूछा जा रहा है कि उपरोक्त अभिक्रिया में HgCl2 ऑक्सीकृत हो जाता है, SnCl2 ऑक्सीकृत हो जाता है, Hg2Cl2 ऑक्सीकृत हो जाता है, SnCl2 अपचयित हो जाता है, क्या होगा इसका आंसर? मेरे मित्र, आप सभी ये ध्यान में रखेंगे कि ये जो SnCl2 है ये क्या होता है सर, रिड्यूसिंग एजेंट के रूप में कार्य करता है, रिड्यूसिंग एजेंट के रूप में कार्य करता है। और मेरे मित्र, आप क्या कहेंगे कि गुरुजी जब ये रिड्यूसिंग एजेंट के रूप में कार्य करता है तो इसका क्या हो रहा होगा? ऑक्सीकरण हो रहा होगा। क्या हो रहा होगा? ऑक्सीकरण हो रहा होगा। तो आपसे जो सवाल करा जा रहा है कि HgCl2 ऑक्सीकृत हो जाता है, आप कहेंगे बिल्कुल नहीं। SnCl2 ऑक्सीकृत हो जाता है, आप कहेंगे बिल्कुल। क्यों? क्योंकि सर ये रिड्यूसिंग एजेंट है। और HgCl2 आप कहेंगे नहीं ऑक्सीकृत होगा। SnCl2 अपचयित हो जाता है, नहीं। यहां पे सर SnCl2 क्या कर रहा है सर? रिड्यूसिंग एजेंट का कार्य कर रहा है, तो जाहिर सी बात है कि इसका ऑक्सीकरण होगा। और जिसका ऑक्सीकरण होता है वो रिड्यूसिंग एजेंट के रूप में कार्य करता है, जिसका अवकरण होता है सर वो किस रूप में कार्य करता है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के रूप में कार्य करता है। अगला सवाल देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 15 आपसे पूछा जा रहा है कि H2O2 प्लस Cl2 अभिक्रिया करके 2HCl प्लस O2 बना लेता है। अभिक्रिया में H2O2 किसके रूप में कार्य करता है?